हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआरपीएफ एससीएम 27 शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है। और मैं लास्ट 2 दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा था। ठीक है, थोड़ी तबीयत डाउन थी। बट आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर से, और आपके एग्जाम भी काफी नजदीक आ रहे हैं, तो मैं जल्द से जल्द सारे शिफ्ट को खत्म करूंगा। ठीक है। ओके। तो हम लोग फिर इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से होंगे उसको मैं यहाँ पे एक जगह कंपाइल करके आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बेनिफिट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेट को। देखिए, फॉर द ग्राफ गिवन बिलो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ग्राफ गिवन है। आपसे पूछा गया है कि सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर दे एक बार। ठीक है, तो क्या कहलाता है, यूनिक सॉल्यूशन। जब दो लाइन पैरेलल हो तो वो एक दूसरे को कट नहीं करेगा, और तब आपका नो सॉल्यूशन आएगा। दो सॉल्यूशन कब आएगा, जब आपका एक लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन में तो कहीं पॉसिबल नहीं है कि आपका दो दो सॉल्यूशन आए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से तो ये कंडीशन हट गया। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब एक लाइन दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो। ठीक है, तो मेनी सॉल्यूशन आता है। अब ये कंडीशन कैसे बनता है, देखिए, a1x प्लस b1y प्लस सी, b1y प्लस c इक्वल टू 0 c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होना चाहिए, जब ये पैरेलल हो। तो वो कब होता है, जब आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। और इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन e2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब आपका जो है, अगर हम लोग इस दो लाइन को देखेंगे, और यहाँ पे आप अगर a1 ऑफ b1 निकालेंगे, a1 अपॉन a1 अपॉन a2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 क्या होगा, -2/-1। एंड c1 अपॉन c2 क्या होगा, 2/-6। ठीक है, यहाँ -6 है। तो देखिए, ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल नहीं होगा। तो कौन सा कंडीशन अपना सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन 2 नो सॉल्यूशन का। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगे, ये पैरेलल लाइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum of money which when given on a compound interest at 20% per annum would fetch 1,205 more when the interest is payable half yearly then what was the payable annually for 2 year। ओके, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक बार आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहे हैं दोनों कंडीशन में, और 20% के रेट से 2 साल के लिए निकालते हैं। और एक बार आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं, और एनुअली जो रेट है आपका 20% है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है 1205 रुपए मिलता है पहले वाले कंडीशन से ज्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा गया प्रिंसिपल क्या है, दोनों कंडीशन में प्रिंसिपल सेम है। अच्छा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए मैंने आपको सक्सेसिव का मेथड बता रखा है, हम लोग यहाँ पे उसी मेथड का यूज करेंगे। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 साल के लिए 20-20% है। ठीक है, इफेक्टिव रेट क्या आएगा ये निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 20 + 20 + 20 × 20 अपॉन 100, ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास A% और B% रेट है, तो आर इफेक्टिव रेट क्या आएगा, दोनों को अगर हम लोग ये कर दे तो A + B + A × B अपॉन 100 हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 20-20 ये कितना हो जाएगा आपका 44 के बराबर। 44 मीन्स आपका 2 साल में जो इंटरेस्ट बनेगा वो परसेंटेज के टर्म में कितना बनेगा, 44% बनने वाला है। अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि हर 6 महीने पे आप कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, हमें पता है 12 मंथ में आपका 20% रेट है, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, 10% रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10%, 10%, 10% और 10%। अब इफेक्टिव रेट निकालेंगे, पहले दो का निकाल लीजिए, लास्ट में दो का निकाल लीजिए, और फिर इसके बाद दोनों को कंपाइल कर देंगे। इन दोनों का अगर इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 10 + 10 ये 21 होता है। ये आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपाइल कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका आर नेट, यहाँ पे 21 + 21 + 21 × 21 अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 + 4.41
तो 46.41%। ठीक है, तो दोनों में अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2.41% का आपका डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 1205 के इक्वल है। 2.41 जो कि 1205 के इक्वल है। और प्रिंसिपल क्या होगा, 100%, क्योंकि रेट क्या होता है उसी का आप निकालते हो परसेंटेज, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, 1205 अपॉन 2.41 इंटू 100, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 100 आएगा। ये देखिए 5 बार में ये डिवाइड हो रहा है और ये आपका 50,000। तो ये इस क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one fourth of a certain journey is covered at rate of 45 km per hour at the rate of 120 km per hour and the remaining by 70 km per hour, then average speed for the whole journey। देखिए जो क्वेश्चन आया था सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे मिसिंग नहीं किया है और क्वेश्चन में यहाँ पे एक डाटा मिसिंग है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि डाटा यहाँ पे क्या है, मिसिंग डाटा है, तो यहाँ ये क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यहाँ पे मिसिंग है, देखिए जैसे यहाँ पे आपको 1/4 पार्ट का जर्नी कवर किया जा रहा है 45 से, फिर उसका नेक्स्ट कुछ पार्ट होता है जो कि कवर किया जाता है 120 किलोमीटर पर आवर से, और कुछ उसके बाद रिमेनिंग हम लोग निकाल सकते थे, बट सेकेंड डाटा गिवन नहीं, तो आप थर्ड भी नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद क्या है, 4 रॉप्स ऑफ लेंथ 102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर एंड 204 मीटर आर टू बी कट इनटू 4 पार्ट्स of equal length. Each part must be as long as possible. What is the maximum number of pieces that can be cut? देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक जो है एक लेंथ लेना है जिससे आप सारे यहाँ पे जो लेंथ को है उतने इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर पाओ। मीन्स कुछ ऐसा वैल्यू लेना है कि वो से उसने उतने का पार्ट अगर आप काट रहे हो तो हर को आप कंप्लीटली डिवाइड कर पाओ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक ऐसा नंबर लेंगे जो सबको डिवाइड कर पाए। यहाँ पे जो है 102, 119, 153 और 204। अगर आप देखिएगा तो ये 17 इंटू 6 लिखा हुआ है, ये आपका 17 इंटू 7 है, ये आपका 17 इंटू 9 है एंड ये आपका 17 इंटू 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा है, तो आप बोलेंगे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। ठीक है, 17। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना था। अगर ये पूछा जाता कि मैक्सिमम लेंथ का क्या पीस ले सकते हैं जो कि सबको डिवाइड करे, तो वो 17 होता। बट आपसे ये नहीं पूछा, आपसे नंबर ऑफ पीसेस पूछा जा रहा है कि सारा टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितना हो सकता है। तो यहाँ पे 100 सबको आप डिवाइड कर देंगे इससे, तो नंबर ऑफ पीसेस हर का आ जाएगा। ठीक है, 119 अपॉन 17 प्लस 153 अपॉन 17 प्लस 204 अपॉन 17। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा एंड यहाँ पे आपका 12 आएगा। सबको सम कीजिए, 7 6 13 13 9 22, 22 प्लस 12 करेंगे तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the straight line x plus y equals to 0, 3x plus y equals to 4 and x plus 3y equals to 4 form a triangle, then the area of the triangle। okay, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास 3 लाइन है और आपको एरिया निकालना है। तो आप मैं एक थोड़ा सा फिगर में बताता हूँ कि अगर आपके पास 3 लाइन है, लेट्स सपोज ये 3 लाइन है, अब कहीं ना कहीं जब तक ये कट नहीं करेगा एक दूसरे को तब तक ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकता है। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, ये आपका x प्लस 3y इक्वल टू 4 है और ये आपका x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, 3x प्लस y इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग हर लाइन के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे यहाँ पे। तो जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0 है और यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x का वैल्यू, y का वैल्यू माइनस x रख लीजिए, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आएगा। ओके, तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, 2, -2 आ गया। अब देखिए x प्लस वाई के साथ 3x इसे करेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ पे
तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, बस x का कोफिशिएंट y के साथ लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका x और y का कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 2। आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2, 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, और 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास यहाँ पे x और y का जो वैल्यूज, देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 4 8/4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, 2 आएगा, और एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपके पास -x प्लस वाई और 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और ये 0। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास x माइनस वाई मीन्स x इक्वल टू वाई हो जाएगा, और x प्लस वाई का वैल्यू 2 8 का मतलब क्या होगा, x 1,1 होगा, मीन्स दोनों का वैल्यू 1 के बराबर होगा। अब आपके पास 3 कोऑर्डिनेट आ गया। देखिए कोऑर्डिनेट में आपका जो, अगर मान लिया आपके पास 3 साइड है ट्राइंगल का, A1 B1 A2 B2 और A3 C3, ये आपका क्या है, साइड है, कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, ट्राइंगल का। तो एरिया अगर पूछा जाए ट्राइंगल का तो क्या बन जाता है, 1/2 मॉड लगा लीजिए यहाँ पे A1 इंटू B2 माइनस ये B3 कर लीजिएगा। ठीक है, A1 इंटू B2 माइनस B3, फिर यहाँ पे प्लस A2 इंटू B3 माइनस B1 प्लस A3 इंटू B3 माइनस B1। ठीक है, तो ये आपको करके सॉल्व करना है, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करने बोलूंगा जिससे आपका काम थोड़ा आसान होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप 1,1 एक बार सबको लिख लीजिए आप, -2,2 और 2,-2। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ पे आप क्या करेंगे जिससे जो है कोई भी एक कोऑर्डिनेट जिसको आपको इच्छा होती है कि आप उस कोऑर्डिनेट को जीरो करना चाहते हैं, आप उसको ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 1,1 को जीरो करना चाहता हूँ, आपको दोनों कोऑर्डिनेट को जीरो करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप -1 और -1 से ऐड करेंगे। ऐसा क्या आप ऐड करेंगे 1,1 में जो कि ये 0,0 हो जाए, तो आप बोलेंगे -1 -1, तो ये आपका क्या बन जाएगा 0,0। ठीक है, आपने यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको यहाँ सब में -1 से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -3 और यहाँ पे आपका 1 आएगा, फिर यहाँ पे देखिए 1 आएगा और यहाँ पे ये -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अब जो है ये हमने शिफ्ट इन किया है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जब एक आपका कोऑर्डिनेट 0 हो तो आप डायरेक्टली एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले वाले को, यहाँ पे पहले वाले को आप लास्ट वाले के दूसरे का जो लास्ट है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस दूसरे वाले का मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ठीक है, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले वाले को दूसरे वाले के लास्ट के साथ और पहले वाले का दूसरे के साथ फर्स्ट के साथ। ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, ये क्लियर है आपको। और 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2 लेंगे आप इंटू, देखिए -3 इंटू -3 करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा 9, और 1 इंटू 1 करेंगे आपके पास क्या आएगा 1, और यहाँ पे -1 कर देंगे, तो हमारे पास सॉल्व होने के बाद 8/2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये स्टार्टिंग है, हो सकता है थोड़ा सा ये लगे क्या कर रहा हूँ, बट एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा, एक बार आप वीडियो को रिपीट करके देखिए तो आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये से काफी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, what is the least number to be added to 5545 to make it a perfect square? okay, देखिए हमने जो बचपन में किया था सेम वही मेथड यहाँ पे यूज करेंगे स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, और इसको आप डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा लास्ट में चेंज करेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप करोगे तो क्या होगा 7 का 7 7 जा 49। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 45, तो यहाँ पे 7 7 14। अब देखिए इसके बाद कोई नंबर तो बचा नहीं है, तो 645 ये लास्ट है आपका। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि आपका 645 से जो नंबर छोटा होगा वो नंबर लेते हैं, मिस यहाँ पे 144 इंटू 4 करते हैं। ठीक है, 4 चौका 16, ये कितना हो जाएगा आपका 576, ये लेते। बट हम लोग ये नहीं करेंगे, इससे एक बड़ा लेंगे, जो भी आपका आ रहा है उससे आप एक बड़ा लीजिए, मीन 145 इंटू 5 करेंगे।
ठीक है, तो 25 यहाँ पे 725 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, एक बड़ा करके लेना है, तो ये आपका 725 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, -80 आएगा। तो आपको जो नंबर ऐड करना है ना, सिर्फ आप यहाँ पे इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ले लीजिए जो कि 80 है, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, ओके। हमने क्या करना है कि पहले आप नॉर्मली डिवाइड करते जाएंगे, जो आपका लास्ट जो होगा, जैसे हम लोग नॉर्मली स्क्वायर रूट निकालते हैं उससे लास्ट में क्या, जो आपका लास्ट नंबर आएगा उसमें आपको एक नंबर ज्यादा, जो कि जिससे छोटा होगा उससे एक ज्यादा पे आपको सॉल्व करना है। आपका नेगेटिव में आंसर आएगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A vehicle travel from A to B at 40 km per hour, but from B to A at the speed of x km per hour. If the average speed is 48 km per hour, what is the what is the value of x? Okay, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2 होता है। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पे हमारे पास क्या है, 48 है। ठीक है, और यहाँ पे V1 का वैल्यू 40 और V2 का वैल्यू x प्लस 40 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 2 से करेंगे, यहाँ पे 24 हो जाएगा, 8 से 8 3 24, 8 5 40। फर्दर सॉल्व करेंगे 3x प्लस 120 इक्वल टू 5x, और यहां से हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60, जो कि आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the length of train P when it running at a 75 km per hour crosses another train Q running in opposite direction in 12 seconds? In order to answer this question, which of the following is sufficient? देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब आपके आने लगे हैं। ठीक है, सीजीएल के मेंस में सब बहुत क्वेश्चन पूछा गया और अब आएगा धीरे धीरे, क्योंकि आपका सीडीएस के पेपर में तो रहता ही है और आपको अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट से मूव कर रहा है, ठीक है, और क्रॉस कर रहा है, तो और वो गिवन है कि टाइम 12 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करना होता तो हमारे पास क्या बनता कि दोनों ट्रेन का आप लेंथ ले लेते, इतना डिस्टेंस ये कवर करेंगे इसका सम के बराबर, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसका मतलब स्पीड भी ऐड होगा, मींस स्पीड ऑफ पी प्लस स्पीड ऑफ क्यू इनटू टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका 12 सेकेंड है, ये गिवन है। स्पीड ऑफ पी जो है ये आपको पता है 75 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और अब देखिए हमें चाहिए ये लेंथ एलपी, तो इसका मतलब हमें एलक्यू भी पता होना चाहिए और एसक्यू भी पता होना चाहिए, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। एसक्यू क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू, और एलक्यू क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू। तो यहाँ पे जब दोनों डाटा का हमें यूज करना पड़ेगा, ए और बी आपको यही गिवन था, तो दोनों डाटा हमें चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If P varies directly to R and Q varies inversely to R, which of the following is not correct? Okay, देखिए P के बारे में क्या कहा गया, ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड Q जो है आपका R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P इंटू क्यू जो होगा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R इंटू 1/R। ठीक है, ये कैंसिल होगा, और देखिए आप अगर इसको हटाएंगे तो P इंटू क्यू जो प्रोपोर्शन इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंटू 1 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो ये तो करेक्ट है। दूसरे कंडीशन में देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, यहाँ पे 1 में वही लिखा हुआ है, Q डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये आपका 2 में यही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। ठीक है, और थर्ड में क्या है यहाँ पे आपका P बाई क्यू कर दीजिए, यहाँ पे 1 को डिवाइड कीजिए 2 से। ठीक है, तो P बाई क्यू करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बाई 1/R, सॉल्व करेंगे तो P बाई क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शन हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा K इंटू R स्क्वायर, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो सेम देखिए आपका यही चीज आ गया 3 में। ओके, तो इसका मतलब क्या है, 4 जो है वो आपका गलत होगा, आप करके भी देख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person spends 20% of his salary on EMI every month, 30% on food, 20% on children education, and 10% on recreation. He deposited the remaining amount for 1 to 5 years in the bank. How much total amount he spent on food and children? देखिए जब भी इसका क्वेश्चन है तो आपको बस एक बात ध्यान रखें, कहीं पे रिमेनिंग ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि जो खर्च कर दिया गया जो बचा है उसका आप कर रहे हो ये चीज।
अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका काम और ज्यादा आसान है। यहाँ पे देखिए जैसे क्या है कि 20%, 30%, ये क्या है टोटल का सबका लेना है, 20, 30, 20 और 10। तो इन सबको अगर आप मिला दोगे, जैसे यहाँ पे क्या है ईएमआई, फूड, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। आप एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका सम निकालिए, 20%, 30%, 20% और 10%। इसको अगर आप सम करते हो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, 30, 50, 20, 70, 1, 80। तो रिमेनिंग कितना बचा रेस्ट, आप बोलेंगे 100 में से आप 80 घटा दो तो 20% बचा है। अब ये 20% का वैल्यू 1250 के बराबर है। आपसे पूछा गया है कि आपने फूड पे और चिल्ड्रन के एजुकेशन पे कितना खर्च किया, उन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम आपसे पूछा गया है। तो 20% का वैल्यू आपको पता है 1250 है, तो 50% का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कितना होगा। देखिए यहाँ पे 1250 अपॉन 20 इंटू 50, सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे 6, 25 और इसको सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3125 के बराबर। ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A work has to be completed in 100 days. X number of men are employed, but it is found that only half of the work is done in 60 days. Then an additional 40 men were joined to complete the work on time. How many men were initially put to work? Okay, देखिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, ये मैंने फॉर्मूला बहुत बार बताया आपको कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इनटू टाइम अपॉन टोटल वर्क इक्वल्स टू M2 इंटू A2 अपॉन टोटल वर्क। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज किए। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक्स नंबर ऑफ पीपल जो है वो आधे काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो एक्स इंटू यहाँ पे टाइम कितना ले रहे हैं 60 अपॉन वर्क कितना कर रहे हैं हाफ। काम आपका कितना बचा, आधा वर्क अभी और बचा हुआ है। और अब जो है 40 एडिशनल मैन है, मीन एक्स तो था ही, उसके साथ 40 और ऐड किया गया। और अब देखिए 100 दिन था टोटल करने के लिए, 60 दिन यूज हो चुका है, तो बचा कितना 40। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 20 या 60, 20 40, तो 3x इक्वल टू 2x प्लस 120 हो जाएगा, सॉरी 80 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू क्या आएगा, 80 आएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A cyclist travel through the side of equilateral triangle at a speed of 14 km per hour, 28 km per hour and 12 km per hour. What is the average speed? देखिए हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड बराबर होगा, और एक बार आप 14 के स्पीड से जा रहे हैं, एक बार 28 के स्पीड से और एक बार 12 के स्पीड से। देखिए क्योंकि एवरेज स्पीड में क्या है आपका, एवरेज जब आप निकालते हो, ठीक है, तो आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, और टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस बाय स्पीड निकालना पड़ेगा। देखिए आपको तब इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं इसका वैल्यू, ठीक है, बट हम लोग ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे आप 14 से 28 से 12 से डिवाइड करोगे तो आपका वो डिवाइड हो जाना चाहिए, तो कि कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा। तो 14, 28, 12 का आप अगर एलसीएम लेते हो तो ये कितना होता है 14, 28 और 12, इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना होगा 84 हो जाएगा। तो मिस हम लोग मान लेते हैं कि सारा साइड जो है 84 के बराबर है। ठीक है, आप 1 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट कैलकुलेशन आपको ज्यादा पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा, 3 इंटू 84। टाइम कितना लगेगा, एक पार्ट को 84/14 प्लस 84/12 प्लस 84/28 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 14 छका 84, 12 सत्तर 84 और 28 तिया 84, तो 3 इंटू 84 अपॉन 7 6 13 13 3 16, 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 63/4। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 15.75 आ जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The mark price of a refrigerator is 21,600. It is sold at 19,872 after allowing a certain discount. Find the discount percentage. Okay. देखिए आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस पता है, तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 21,600 में से 19,872 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा 8,271, 1728। ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। इतने का आपको डिस्काउंट हुआ, और आपको डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, तो 1728 अपॉन 21600 इंटू 100
दो जीरो कैंसिल, 216 जो है यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको कितने टाइम में 16 8 128 होता है, हाँ 8 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8%। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:4 1/4 is to 1/5 is to 1/6 and its perimeter is 74 centimeter. The area of triangle is what? Okay, सॉल्व करते हैं। देखिए साइड का जो रेशियो है वो क्या है 1/4 1/5 और 1/6। सबसे पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। हमने यहाँ पे क्या किया 4 5 6 का एलसीएम लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 15, ये 12 और ये आपका 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इनका सम करते हैं तो 12 प्लस 15 27 प्लस 10 37। तो 37 यूनिट का ये पेरीमीटर क्या हमने 74 वैल्यू है, एक यूनिट का कितना वैल्यू हो जाएगा 74/37, ये 2 के बराबर होगा। तो हमारे पास साइड का लेंथ क्या आएगा, सब में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30 24 और 20 हमारे पास साइड आ गया। अब हम लोग यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी क्या है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर 74 है तो एस का वैल्यू कितना होगा 74/2, 37 के बराबर। ठीक है, और एरिया हमें यहाँ पे निकालना है, तो ये होगा अंडर रूट 37 इंटू 37 माइनस ए, डायरेक्टली कीजिए। यहाँ पे 37 है यहाँ पे, और इसमें से आप ए को घटाएंगे तो क्या आएगा 37 माइनस 30 7, 37 माइनस 24 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 13, और 37 माइनस 20 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 17 आएगा। ठीक है, देखिए हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 13 7 91, 91 को आप पहले 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 17 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 17 1 17 और 17 नंबर 153 होता है, और यहाँ पे आप एक ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1547। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 37 से, तो ये कितना हो जाए 7 7 49 7 चौको 28 4 32, 2 हाथ में 3 105 108। ठीक है, और यहाँ पे 7 21 4 12 2 14 और 5 45 6 46, इसको सम करेंगे 9 2 1 3, फिर यहाँ पे 2 फिर 7 5 57 अंडर रूट 57239। ठीक है, अब देखिए आप जो है आपको ये पता है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 240, मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे 240 लेता हूँ तो ये कितना होगा 57600। और ऑप्शन देखिए काफी दूर दूर है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है, तो 57600 अगर आप देखेंगे तो इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं 400 से कम का डिफरेंस है। तो आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा वो क्या होगा 240 के पास वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर है, क्योंकि 225 का आप निकालेंगे तो बहुत कम आपका यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, 225 का क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट ये करेंगे तो ये 25 25 हो जाएगा, 22 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 इंटू 11 6 6 4 10 और 4 1 5 500, ये जो आएगा आपका क्या आएगा 50625 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा दूर है आपका 57239 के, तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होने वाला है 239.25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if S is the centroid of a triangle PQR whose side are PQ equals to 12, PR equals to 13 and QR equals to 5 centimeter, then the length of QS equals to what? Okay, सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 12 5 तीनों जो साइड है वो आपका क्या है 12 5 13, तो इससे हमें ये पता चला कि ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है और बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, ये आपका ट्रिपलेट है, ये आपका क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और मान लेते हैं ये आपका मीडियन है, तो ये आपका 5 ये 12, तो ये आपका क्या हो जाएगा 13/2 और 13/2। ठीक है, और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास ये मान लीजिए
ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी है टोटल, यहां से यहां तक सी है, और ये मान लीजिए आपका एच है। ठीक है, तो एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सी बाई 2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ये क्लियर है, ये आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये मान लेते हैं एक्स के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस उस पूरे लेंथ का 13 है, 13 का आधा 13/2 का स्क्वायर। देखिए 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये कितने का होगा, 13 के स्क्वायर के बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 13/2 का स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर अपॉन ये आपका क्या आएगा, सॉल्व करने पे 13 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13/2। ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट मीडियन का लेंथ आया। आपसे जो पूछा गया वो क्या है कि क्यू क्या है, यहाँ पे सेंट्रॉइड है, सॉरी ये आपका सेंट्रॉइड है, और ये पॉइंट क्यू है, ये पी है, और ये आर है। क्यूएस का लेंथ पूछा गया है। तो आपको पता है कि मीडियन जो होता है, जहां पे सेंट्रॉइड जो होता है उससे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्यूएस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, और 13 से आप 3 को डिवाइड करोगे, 13 चौका 12, 4.33, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If rupees 2500 is 1/5% of the value of car, then the worth of car is what? देखिए यहाँ पे गिवन है कि 1/5% जो है किसी कार का, ये आपका 2500 के बराबर है। ठीक है, तो आपसे 100% के बारे में पूछा गया है, तो इजी सा क्वेश्चन है। 2500 ये आपका 1 इंटू 5 हो जाएगा इंटू 100, तो ये कितना हो गया 125, यहाँ पे 2240। ठीक है, 12,500, सॉरी 12,50,000 हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, एक टेबल है, द टेबल शो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड मेल। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द एंटायर डिपार्टमेंट टुगेदर। ठीक है, तो आपसे टोटल पूछा गया है, यहाँ पे इसका सम निकालना है आपको। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं इजिली। यहाँ पे देखिए, तो पांच अगर हम लोग ऐसे सम करते हैं तो 5 4 9 8 17, 17 5 22, 22 23 25, 25 प्लस 6 31 हो जाएगा। ठीक है, 3100। ठीक है, और यहाँ पे 8 6 14 4 18, 18 6 24, तो ये 240 हो जाएगा। सबको सम कर दीजिए, यहाँ पे 3340, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके, तो हम लोग पीछे से अगर आप सम करते हो तो आसान होता है कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। 0.52 पे 52 पे 12 डिवाइड बाय 0.5, 7 पे 12 इंटू 4:3/2 अपॉन 2:2.9090 पे 12 डिवाइड बाय 2/11 ऑफ 8। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 0.52 को अगर आप कन्वर्ट करते हो इसमें फ्रैक्शन में, तो ये क्या होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि डेसिमल के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद, और यहाँ पे इस बार आपका जो यहाँ पे बार लगा हुआ है और डेसिमल से पहले, इन दोनों के बीच में कोई नंबर ऐसा है जिसमें बार नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 52 लिखिए, और जितने नंबर बार है उतने बार 9 पुट कर दीजिए। इसको डायरेक्टली फ्रैक्शन में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 0.57, ठीक है, तो और 7 पे बार है, तो जिस नंबर बार है और डेसिमल के बीच में एक नंबर है आपके पास, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि टोटल नंबर लिखिए 57, इसमें से आप यहाँ पे 5 घटा दीजिए, अपॉन यहाँ पे आप क्या करेंगे, कितने नंबर बार है, एक नंबर, तो एक 9 लिखिए, और बीच में जो इन दोनों में कितना नंबर है जिसपे बार नहीं है, उतने बार आप 0 लिखेंगे, तो एक नंबर है तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, तो 52/50 हो जाएगा। ठीक है, 52/50 हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप 2.90 को करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये डायरेक्टली है, इसको आप 2 प्लस 0.90 पे बार कर सकते हैं, तो ये कितना होगा 2 प्लस 90/99, 90/99 हो जाएगा। तो इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा 9 2 8, 189 प्लस 90, 189 प्लस 90 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 9 18, और एक मिनट, सॉरी 198 प्लस 90 होगा 8 9 9 18 और 288, ठीक है, अपॉन 99, ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो अब इसे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्टली।
देखिए यहाँ पे क्या है 52/99। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, इसको हम लोग डायरेक्टली उल्टा करके लिख सकते हैं 90, ये आपका 90 है, 90/52 इंटू 4×8×3 11/2 अपॉन 2.90 को आप ले सकते हैं 288/99। यहाँ पे देखिए ऑफ है पहले, तो पहले इस पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/11 होगा, और जब ये डिवाइड्स करेंगे तो इसको क्या होगा, उल्टा कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 16 कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 11 से करेंगे यहाँ पे 9 हो जाएगा, 16 से करेंगे यहाँ पे एक बार में पहले जाएगा, फिर आपका बचेगा क्या, 16×8 = 118 आ जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे 52 से 52 कैंसिल, 90 से करेंगे तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, 11 से 11 कैंसिल होगा, 2 से आप करोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 9 है और 18 है तो यहाँ पे करेंगे तो ये 2 होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आया 5/2, सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person purchased 120 cots and sell 150 cot at a gain of 16% and remaining at a gain of 20%. If he had sold all of them at uniform profit of 12%, he would have got 1520 less. What is the cost price of each got? देखिए अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन इस सेट का यही है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक पर्सन के पास 120 कोट है, ठीक है, उसमें से आपने 50 को 16% के प्रॉफिट पे और रिमेनिंग 20% को आपने जो रिमेनिंग को आपने 20% के प्रॉफिट बेचा, और अगर आप सबको यूनिफॉर्म एसिड 12% के प्रॉफिट में बेचते हो तो आपको पहले वाले कंडीशन से 1520 रुपए कम मिलता है। ठीक है, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे इस पार्ट को सॉल्व करेंगे कि आपका अगर 50 कोट को 16% पे और रिमेनिंग को 20% पे सेल करते तो इसका ओवरऑल आपका प्रॉफिट क्या होता है वो निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है 16%, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास 20%। हमें नहीं पता कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट है, तो x% मान लेते हैं। तो एलिगेशन आप लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 माइनस एक्स, एंड यहाँ पे क्या आएगा x-16 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमें क्या बताएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा। अब कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि मान लेते हैं एक कॉस्ट का दाम x रुपीज है, तो 50 कॉट को पहले पार्ट में सेल किया गया तो 50x इसका कॉस्ट प्राइस, और दूसरे पार्ट जो बचा हुआ कितना है 70x हो जाएगा। x से x कैंसिल होगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं यही आपका 5:7 का रेशियो बनना था, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 140 माइनस 7x इक्वल टू 5x माइनस 16×5 = 80 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे 7×5 = 12x, और यहाँ पे आपका 220 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये आपका 220 होगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 220/12। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना होगा, 4 से करेंगे तो 4×5 = 55/3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 55, मींस पहले कंडीशन में आपका जो प्रॉफिट था वो आपका कितना है 55/3%। दूसरे कंडीशन में जो प्रॉफिट है वो कितना है आपका 12%। कहा जा रहा है पहले कंडीशन में आपको 1520 रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 55/3 माइनस 12 करेंगे तो ये वैल्यू कितना 12×36, और 15 से आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है 19/3%, और इसका वैल्यू 1520 है। तो 100% क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस होगा, तो 1520/19 इंटू 3, 19 से आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 80, और ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 240। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा 240 और 2 जीरो 24,000। अच्छा, ये 24,000 क्या आया आपका टोटल कॉस्ट आया है, सारे कपड़े का कॉस्ट आया है। ठीक है, टोटल कॉस्ट है हमारे पास। अब आपसे पूछा गया एक कोट का दाम क्या होगा। ठीक है, एक कोट का दाम क्या होगा 24,000 में से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 120 से, हमारे पास क्या आएगा 200 रुपीज। ये आपका आंसर। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो।
table shows the total number of students appeared and qualified from various school at a scholarship exam. ठीक है. The number of students who appeared for the scholarship exam from C is approximately what percent of total number of students who appeared for the exam from all school together. Okay, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपसे कि C में जो appeared हुए हैं, तो appeared ब्लू लाइन से है, ठीक है. C में जो appeared है वो टोटल जो appeared हुए सारे स्कूल से मिला के उसका आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर देखिए, सारा नंबर जो आपका 500 से डिवाइड हो रहा है, अगर आप सबको देखिए ध्यान से तो 500 से डिवाइड हो रहा है तो आप सबको वही डिवाइड कर दीजिए. ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. ये आपका क्या होगा, 9 होगा. यहाँ पे करेंगे ये 5 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. तो सी में क्या है आपका 5 यूनिट और सबको मिला देंगे 6 4 10 5 15 15 9 24 24 7 31 हो रहा है इंटू 100. ठीक है, तो 500 अपॉन 31. तो इसको आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं. इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 31 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 190 आएगा. 6 बार में आप लेंगे तो 6 हाँ 16, तो 186 हो जाएगा. ठीक है, तो 16 के पास कोई नंबर है नहीं तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे आपका 4. ये आपका करेक्ट है. 16 पॉइंट समथिंग हुआ तो 17 तो है नहीं, तो आपका पूरा ऑप्शन ही करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If p equals to 2x upon y plus z in the equation and x, y, z are positive, which of the following will always cause p to decrease? देखिए क्या कहा जा रहा है कि p यहाँ पे x, y, z क्या है, पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, p इक्वल टू 2x और अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है. देखिए आप x को यहाँ पे कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो. ठीक है, y को आप इंक्रीज करते हो और इसको आप डिक्रीज कर रहे हो और इसको भी डिक्रीज कर रहे हो. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 1/2 है, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप डिक्रीज करोगे, जैसे मान लीजिए 1/3 कर लीजिए इसको, और अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आपको न्यूमरेटर कांस्टेंट है 1 है और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, 1/2 बड़ा होगा या 1/3? अब तो आप बोलेंगे 1/2 बड़ा होगा. इट मीन जब घटाओगे तो क्या होगा कि आपका p का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा. पहले कंडीशन में क्या होगा, बढ़ जाएगा. ये हमेशा बढ़ेगा. ये गलत है आपका, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिक्रीज चाहिए. ये ध्यान रखिएगा. इस केस में क्या होगा कि आपका इंक्रीज होगा. नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन, इसमें क्या होगा, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है तो इसमें हमेशा बढ़ेगा. सेकेंड कंडीशन में क्या है कि आपका p इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है और z भी डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब जैसे अगर मान लीजिए आपसे ये मैं बोलूं कि ये आपका 2 है और नीचे में आपके पास 5 है. ठीक है, आपने क्या किया, इसको x को आप क्या करें, बढ़ा रहे हो. आप यहाँ पे इसको यहाँ पे 4 कर दे रहे हैं और नीचे में आप यहाँ पे p को इसको घटा दे रहे हो, मीन्स यहाँ पे 3 कर दे रहे हो. तो अब कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है, तो ये आपका कितना होगा, ये वैल्यू आपका अभी भी बड़ा होगा. वैसे भी आप सोच सकते हो, इसको आप बढ़ाते जा रहे हो और नीचे वाले को छोटा, जितना ज्यादा आप नीचे वाले को छोटा करोगे, अगर आपका ऊपर कांस्टेंट है तो वैल्यू तब भी बड़ा होते जाएगा. और यहाँ पे आप x को मतलब ऊपर वाले वैल्यू को भी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब और ज्यादा इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे भी इंक्रीज होगा. थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में x को आप डिक्रीज कर रहे हो, y प्लस z कांस्टेंट है और z आपका इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो x आपका डिक्रीज होगा और z आप इंक्रीज कर रहे हो. इट मीन्स अगर आप एग्जांपल से मैं बताऊं, जैसे आपने 2/5 लिया और 2 का आप 1 कर दे रहे हो और z को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 6 कर रहे हो. ठीक है, मैंने रैंडमली एक वैल्यू लिया है. तो अब देखिए यहाँ पे 1/6 बड़ा होगा या 2/5 बड़ा होगा, आप बोलेंगे यहाँ पे 2/5 बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप कुछ भी लेंगे तो ये आपका डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि आप न्यूमरेटर को छोटा करते जा रहे हो और डिनोमिनेटर को बढ़ाते जा रहे हो. तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो हमेशा क्या होता है, वो डिक्रीज ही होता है. ओके, तो यही आपका आंसर करेक्ट होगा. रिमेनिंग आप देखिए, अगर आप इसमें क्या करें, चौथे ऑप्शन में x को इंक्रीज कर रहे हो, y को भी इंक्रीज करोगे, z को भी इंक्रीज करोगे, तो इसमें आप डेफिनेट होके नहीं कह सकते हो कि डिक्रीज होगा या बढ़ेगा. ये ध्यान रखना है. जैसे अगर x का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो ये वैल्यू आपका बढ़ेगा, और अगर y प्लस z का वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो x से तो आपका डिक्रीज भी हो सकता, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकता है. ओके, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. A sector of 150 degree cut from a circle has an area 256:2/3. What is the
रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। देखिए मैंने फॉर्मूला बहुत बार बता रखा है आपको, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ये कितना आपका एरिया 256/2/3, इसे सॉल्व करें 6 18 25 75 1 76, ठीक है, 768 प्लस 2 करेंगे 770/3 है ये 770/3। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है 150 है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिए 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 70, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर आप 3 से करोगे 120 आ जाएगा, 3 से करेंगे 4 और यहाँ पे 5 से करेंगे आप तो 14 × 5 = 70, ठीक है, 2 से 2 और यहाँ पे 7 है तो 14 × 14 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू यहाँ से क्या है 14, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ टू सिस्टर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। आफ्टर 5 years their age will be 5:7। what is the present age of younger sister? ओके, देखिए यहाँ पे आपका क्या है 2:3 का रेशियो है पहले प्रेजेंट में, और बाद में क्या है आपका रेशियो जो बन जाता है आफ्टर 5 year के बाद जो आपका रेशियो बनता है वो क्या बनता है 5:7। देखिए यंगर सिस्टर क्या है 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन देखिए तो इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को तो आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल होगा तो कभी भी आपका ऑड नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर एक ऑप्शन और कट होता तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हो, दोनों में क्या होना चाहिए आपका +5 और यहाँ भी +5। इट्स मीन्स कि आप जब यहाँ पे डिफरेंस चेक करोगे तो सेम आना चाहिए। यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 3, 4 और 3। तो इस डिफरेंस को सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप इसको देखिए, अब यहाँ इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है 1 का और यहाँ पे 2 का, तो अब आप इसको सेम कीजिएगा तो वो भी डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब इसको सेम कर लें, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 बना दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो अब देखिए रेशियो अभी भी 2:3 का है, बट डिफरेंस 2 का हो गया अब, और यहाँ पे 5:7 था तो यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। तो अब आप डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए +1 कर रहे हैं और यहाँ पे भी देखिए +1 कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 ईयर का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 ईयर का, तो आप कह सकते हो कि 1 यूनिट का वैल्यू 5 ईयर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 4। यंगर सिस्टर के बारे में पूछा गया तो 20 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Ramu works 3 times as fast as Lakshman. If Lakshman can complete a work in 16 days independently, the number of days in which Ramu and Lakshman together can finish the work. देखिए रामू और लक्ष्मण के बारे में क्या गिवन है कि यहाँ पे इफिशियंसी जो है वो 3:1 का रेशियो है, ठीक है। लक्ष्मण जो है किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 16 दिन में लक्ष्मण किसी काम को पूरा कर दे रहा है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल काम कितना हो जाएगा, एक दिन में एक काम करता है, 16 दिन में आप बोलेंगे 16 डेज है ये, तो 16 वर्क पूरा करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। और इसको जब दोनों मिलके करें तो कितना दिन पूरा करेंगे, देखिए 16 वर्क करना है, इन दोनों का एफिशिएंसी 3 + 1 4 के बराबर, 16/4, यहाँ पे 4 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Rupees 3600 become 4536 in 4 years at a certain simple interest rate. If the rate interest is increased by 5.5%, what amount will 3600 become in 4 years? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट में कहा जा रहा हो कि पहले प्रिंसिपल कुछ था और आपके पास अमाउंट कुछ बना सर्टेन टाइम और रेट से, ठीक है, ये आपका T1 टाइम है और रेट ये है। अब क्या कह रहे हैं कि सेकंड कंडीशन में क्या कहा जाए कि प्रिंसिपल वही रहेगा, टाइम भी वही रहे, यहाँ पे आपके पास टाइम भी वही है, ठीक है, और रेट आप क्या कर रहे हो, आप इसको 5 से इंक्रीज कर दे रहे हो। अब आपका R+5 है, कुछ भी आप हो सकता है, यहाँ पे आपने उसको इंक्रीज कर दिया, तो आपका अब अमाउंट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट जो होगा जो आपका पहले अमाउंट था वो तो होगा ही, प्लस साथ में जो भी आपका 5 पे आपका इंटरेस्ट बनेगा ना, आप वो निकाल लीजिए, P × 5 × T/100।
ये मैंने आपको बता भी रखा है ये क्वेश्चन। तो ये करेंगे तो आपका अब जो है करेंट अमाउंट वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे 5.5 से इंक्रीज हो रहा है, तो इस पे आप निकाल लीजिए 4 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा। 3600 इंटू 5.5 इंटू 4 अपॉन 100। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा, तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे 5 से करेंगे, यहाँ पे 11 2 आ जाएगा, 2 दूना 4। फिर फर्दर आप करोगे 36 दूना 72, 72 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कैंसिल होके तो 792, मतलब 792 रुपया आपका ज्यादा होगा जो पहला अमाउंट था। तो नाउ अब कितना हो जाएगा, तो पहले था आपका 4536 प्लस 792, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, सम करेंगे 6 2 8 9 3 12 5 7 12 1 13 5328। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ भी डाउट होता है या आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप मेरे को यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ते रहिए।